ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रिपरेशंस कर चुके थे ना ईथर्स का। ठीक है, दो मेथड है, कौन कौन सा है विराज? तो पहला था आपका इंटर मोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर 413 केल्विन टेम्परेचर पे एल्कोहल का हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 मोल एल्कोहल से वाटर मोलिकुल्स का रिमूवल कर दें तो हम लोग क्या मिल जाता है, ईथर मिल जाता है। और सेकंड आपका मेथड था कौन सा, विलियमसन सिंथेसिस। अगर किसी भी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें सोडियम एल्कोक्साइड के साथ तो हम लोग क्या मिल जाता है, ईथर मिल जाता है। ये दो ही मेथड हैं आपके किसके, ईथर के प्रिपरेशंस के, जो आपको पढ़ने हैं क्लास 12 के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस। क्या देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस के हम लोग देखते हैं अंदर, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO bonds in ethers। क्लियर है, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। तो ईथर्स के अंदर CO बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब इससे फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद HI। किसके साथ, रिएक्शन विद HI के साथ। देखो I के जगह आपका क्लोरीन या ब्रोमीन भी हो सकता है, लेकिन HI के साथ रिएक्शन जो होता है काफ़ी ईजी होता है। तो इसी के लिए हम लोग किसके साथ देख रहे हैं, रिएक्शंस को HI के साथ। ठीक है, रिएक्शन विद HI। तो कोई भी आपका ईथर है, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। और दोनों ही अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर है। तो इस ईथर का हम लोग रिएक्शन कराते किसके साथ, HI के साथ। तो होता क्या है कि हैलोजन जो है R के साथ हैलोजन कंबाइंड हो गया, और R-O के साथ कौन कंबाइंड हो गया, H कंबाइंड हो गया। और हम लोग को क्या मिल जाता है, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल मिल जाता है। एल्काइल हैलाइड एंड दूसरा कौन सा प्रोडक्ट मिल जाता है, एल्कोहल। अब इसके बहुत सारे फीचर्स हैं कि कौन जो है हैलोजन कब R के साथ जुड़ेगा, R- के साथ जुड़ेगा, वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। जैसे अगर हम लोग एक रिएक्शंस ले लें, ठीक है, जैसे हमने ले लिया मिथॉक्सी मीथेन। क्या ले लिया हमने, मिथॉक्सी मीथेन। अब बताओ विराज, ये ईथर जो है सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। क्यों, ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। अब इसका अगर हम रिएक्शन करा दे आर्यन HI के साथ तो क्या होगा, CH3 के साथ I को जोड़ो, या CH3O के साथ H को जोड़ो। किसी के साथ H और I को जोड़ सकते हो, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ईथर ये आ जाए आपका CH3O CH2 CH3, अब इसका हम लोग रिएक्शन करा दे HI के साथ, अब बताओ P प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी कि किसके साथ I जुड़ेगा और किसके साथ H जुड़ेगा, क्योंकि दोनों ही आपके एल्काइल ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। सेम थे तो तब तो आप किसी के साथ H को जोड़ सकते थे, किसी के साथ I को जोड़ सकते थे, प्रोडक्ट क्या मिलता, सेम ही मिलता। लेकिन अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए तो उसमें आपको फिर कंडीशंस लगाना पड़ेगा ना कि किसके साथ I जाके जुड़ेगा और किसके साथ H जुड़ेगा। अच्छा, ये आपका ईथर हो जाए। देखो ईथर तो कुछ भी हो सकता है ना, ईथर में जो एल्काइल ग्रुप है 3 डिग्री हो जाए। अब इसमें बताओ अगर HI के साथ हम लोग रिएक्शन कराएं तो P प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको सोचना है कि भाई किसके साथ I जुड़ेगा और किसके साथ H जुड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं कि कब किसके साथ I जुड़ेगा और किसके साथ H जुड़ेगा, किस एल्काइल ग्रुप के साथ, उसको हम लोग एक एक करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लो तुम लोग, हो गया है, ऑलरेडी कर चुके हो, कैप्चर कर लिया करो। ठीक है आर्यन, कुछ भी डाउट्स होगा पूछ लोगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है एक ही रिएक्शंस है ईथर के अंदर, सिर्फ यही HI के साथ रिएक्शन, HI HCl HBr के साथ, तो एक ही रिएक्शंस है तो इम्पोर्टेंट है, आने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा है। ठीक है,
तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसे साफ करूँ, कैप्चर कर लियो, ठीक है, लिख लिया, अच्छी बात है। वैसे कैप्चर भी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग का जो टाइम है वो बच जाएगा। तो इसकी हम लोग इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इफ बोथ एल्काइल ग्रुप, इफ बोथ एल्काइल ग्रुप, इफ बोथ एल्काइल ग्रुप इज प्राइमरी 1 डिग्री या प्राइमरी, और दोनों ही एल्काइल ग्रुप क्या हो, 1 डिग्री हो या प्राइमरी हो। प्राइमरी आपको पता है ना, ठीक है। तो दोनों ही एल्काइल ग्रुप अगर प्राइमरी है या 1 डिग्री है तो इसमें हमेशा ही कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। और आपको पता है कि SN2 जो रिएक्शन होता है उसका रेट किस पे डिपेंड करता है विराज, स्टेरिक क्राउडिंग के ऊपर, यानी जितना लेस क्राउडेड होगा उतना ही फास्ट SN2 देगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स के अंदर हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो SN2 देने का मतलब क्या है कि लोअर जो एल्काइल ग्रुप होगा, जो लोअर एल्काइल ग्रुप होगा, लोअर एल्काइल ग्रुप फॉर्म हेलोएल्केन, लोअर एल्काइल ग्रुप जो है हमेशा ही क्या करेगा, हेलोएल्केन्स फॉर्म करेगा। आसान है, देखो अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेके करते हैं, फिर समझते हैं उसको, ठीक है। विराज लिख लेना, पहले समझ लो। जैसे हमने ले लिया CH3O CH2 CH3, क्या हो जाएगा इसको अगर IUPAC नेमिंग की हम लोग बात करें विराज, मिथॉक्सी इथेन, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। और इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HI के साथ, क्लियर है। अब बताओ किसके साथ I जुड़ेगा और किसके साथ H जुड़ेगा, विराज तुम बताओगे। वेरी गुड, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2। और SN2 में क्या होता है, जो लोअर एल्काइल ग्रुप है, जो लेस क्राउडेड आपका एल्काइल ग्रुप है, हमेशा ही क्या बनाएगा, हेलोएल्केन। क्योंकि I माइनस जो है हमेशा कहाँ से आके जुड़ता है, बैक साइड से, और जितना लेस क्राउडेड होगा आसानी से I माइनस क्या हो जाएगा, आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा। बताता हूँ अभी बैक साइड का मतलब। तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, SN2, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, CH3 के साथ आके I जुड़ जाएगा और CH3 CH2 और इसके साथ जुड़ जाएगा H। देखो बता देता हूँ कैसे। अब देखो इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा, आर्यन कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। मैकेनिज्म देख लो कैसे होता है रिएक्शन। ये आपका क्या है, मिथॉक्सी इथेन है, मिथॉक्सी इथेन। अब इसका जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं HI के साथ, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, HI के साथ। तो देखो इस HI से कौन निकल के आता है, H+। HI से कौन निकल के आता है, H+। आसानी से कौन H+ रिलीज कर देता है, HI। और यहाँ पे किसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, ऑक्सीजन के साथ। ये लोन पेयर डोनेट करेगा और किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, H+ के साथ। और ये प्रोटोनेटेड ईथर बना देगा, क्या बना देगा, प्रोटोनेटेड ईथर। और इस ऑक्सीजन के साथ कौन आके जुड़ गया, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है आपका, HI से कौन निकला है, I-। अब देखो I-, देखो ये यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को CH3 CH2 OH लेके बाहर हो सकता है। यहाँ से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से लेके बाहर हो सकता है, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये भी लेके बाहर हो सकता है। अब बताओ I- को जुड़ना है, इस I- को बताओ इस कार्बन पे I- आसानी से जुड़ेगा या इस कार्बन पे, इस पे। क्योंकि देखो यहाँ पे CH3 एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है जो क्या करेगा, उसको काफ़ी रिपल्सन, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है, SN2। जितना लेस क्राउडेड होगा तो ये I- जो हमेशा किसके बैक साइड से आके किसके साथ जुड़ेगा, CH3 के साथ। और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके CH3 CH2 OH क्या हो जाएगा बाहर, और हम लोग यहाँ से क्या मिल जाएगा, CH3I और प्लस CH3 CH2 OH। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप क्या है, प्राइमरी है, तो उसमें हमेशा ही कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा,
SN2 और जो लोअर एल्काइल ग्रुप होंगे हमेशा ये क्या फॉर्म करेंगे, हेलो एल्केन फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि SN2 का जो रेट होता है किस पे डिपेंड करता है, आर्यन, स्टेरिक क्राउडिंग के ऊपर। जो लेस क्राउडेड होगा हमेशा क्या करेगा, हेलो एल्केन फॉर्म करेगा। तो ये मैकेनिज्म अगर नोट कर लियो तो कर लो या कैप्चर कर लो, ठीक है। फास्ट करें थोड़ा सा। देखो तुम लोग क्या करते हो, रिएक्शंस को सीधा सीधा तुम लोग पढ़ लेते हो, उसमें काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स जाननी है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड करेक्टरिस्टिक्स, इससे साफ करूं, ठीक है। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स तो नेक्स्ट लिख लो, इफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्सरी या बेंजाइलिक, इफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्सरी और टर्सरी या बेंजाइलिक। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स, इफ एल्काइल ग्रुप इज टर्सरी, टर्सरी पता है ना विराज, टर्सरी या बेंजाइलिक, टर्सरी या बेंजाइलिक, तो हमेशा ही कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1, SN1। और इसमें क्या होगा कि 3 डिग्री या बेंजाइलिक जो एल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री या बेंजाइलिक एल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री या बेंजाइलिक जो एल्काइल ग्रुप है फॉर्म हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। क्लियर है आर्यन? तो अगर आपका एल्काइल ग्रुप या तो 3 डिग्री हो या तो बेंजाइलिक हो, तो हमेशा बेंजाइलिक जो या 3 डिग्री जो एल्काइल ग्रुप है क्या करेगा, हेलो एल्केन फॉर्म करेगा। और इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1। अच्छा बताओ आर्यन, SN1 का रेट किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, यानी कि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और स्टेबल और कार्बोकेटाइन बन रहा है यानी कि उसकी रेट उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। हाँ 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। बेंजाइलिक जो कार्बोकेटाइन होता है वो 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल। एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो ये एल्काइल ग्रुप हमने क्या ले लिया, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हमने ले लिया, और इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, HI के साथ। क्लियर है? पहले क्या होगा, देखो HI से कौन निकल के आएगा यहाँ से, अगर हम बात करें यहाँ से तो HI से कौन निकल के आता है, H+, और पहले क्या होगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट, और प्रोटोनेट होकर क्या करेगा, प्रोटोनेटेड ईथर बना देगा, CH3 CH3, और इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, HCH3। क्लियर है? अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, I माइनस यहाँ से बैठा हुआ है, यहाँ से I माइनस आपका क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, और ये किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब देखो जैसे ही ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से बाहर होगा, ये काफ़ी स्टेबल, यहाँ पे CH3OH जैसे ही बाहर होगा यहाँ से, ये माइनस CH3OH दिखाने का मतलब क्या है कि CH3OH क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर हो रहा है। अब देखो ये कार्बोकेटाइन जो फॉर्म्ड हुआ, अब ये कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। और ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है विराज, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो I माइनस जो है वो हमेशा किस पे जुड़ना चाहेगा, इस पे, क्योंकि काफ़ी स्टेबल 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है ये काफ़ी स्टेबल है, और इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होता है। जब हम 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लेते हैं तो उसमें कार्बोकेटाइन जो फॉर्म्ड होता है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होता है। इसीलिए हमेशा ही कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1। और 3 डिग्री जो एल्काइल लाइड है क्या करता है, 3 डिग्री जो एल्काइल लाइड है वो क्या फॉर्म करता है, हेलो एल्केन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, हेलो एल्केन। तो याद रखना है, अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप टर्सरी है तो टर्सरी एल्काइल ग्रुप के साथ हमेशा कौन जुड़ेगा, हेलोजन, और जो लोअर एल्काइल ग्रुप है वो क्या बनाएगा, एल्कोहल। क्लियर है ना, कन्फ्यूजन है? तो यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट ये मिल गया और एक प्रोडक्ट ये मीथेनॉल मिल गया। आसान है, मैकेनिज्म के साथ ही रिएक्शंस को मैंने बता दिया आपको। क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये किसकी कहानी हो गई, टर्सरी की।
और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बेंजाइलिक के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। बेंजाइलिक के लिए क्या होगा इसके लिए भी हम देख लेते हैं। तो अगर आपका बेंजाइलिक ईथर है, क्या है, बेंजाइलिक ईथर है, ये बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। अब इसका जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HI के साथ, HI के साथ, तो ये HI से कौन निकल के आएगा, H+, और ये लोन पेयर डोनेट करेगा ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा, जाके प्रोटोनेट हो जाएगा, और ये प्रोटोनेटेड ईथर बना दिया, ये प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्म कर लेगा, सॉरी बेंजाइलिक लिया है ना हमने, तो CH2O+ और CH3 ये फॉर्म हो गया। और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है, I-, ठीक है विराज। अब देखो ये या तो यहाँ से ये CH3OH बाहर हो सकता था, ये यहाँ से पूरा ग्रुप लेके बाहर हो जाता, और इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाता, हाइड्रोजन, या ये पूरा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर हो सकता है। अब देखो ये अगर यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा तो कौन बाहर हो जाएगा, यहाँ से CH3OH, और इस बेंजाइलिक ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन आपको पता ही है क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि पाई कंजुगेटेड पाई और पाई कंजुगेटेड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस से स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन क्या होता है, बेंजाइलिक जो कार्बोकेटायन होता है काफ़ी स्टेबल होता है, तो ये बनना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, ये कार्बोकेटायन फॉर्म होना चाहेगा। और जब भी स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म्ड होगा, और इसमें मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है, SN1, तो जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा वही क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, तो इस पर कौन आके जुड़ जाएगा, I- जो है यहाँ से इस पर क्या हो जाएगा, आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये फॉर्म कर देगा आपको क्या, बेंजाइलिक हैलाइड, क्या बना देगा, बेंजाइलिक हैलाइड। आयोडीन है तो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक आयोडाइड, क्लोरीन है तो बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक है। हाँ उससे फिर बताऊंगा, उसके लिए अभी मैं बताऊंगा। अगर फिनोलिक ईथर होगा तो फिनोलिक पार्ट जो है हमेशा क्या बनाता है, एल्कोहल फॉर्म करता है। फिनोलिक पार्ट क्या करता है, एल्कोहल फॉर्म करता है, क्लियर है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई, कन्फ्यूजन है कोई, ठीक है। यानी कि हमेशा ही बेंजाइलिक जो ग्रुप है वो हमेशा क्या करेगा, हेलो एल्केन फॉर्म करेगा। अब आपसे रीजन पूछे तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1 जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा उसके साथ हमेशा किसका सब्स्टिट्यूशन होगा, हैलोजन का, न्यूक्लियोफाइल का, क्लियर है ना। नोट कर लो, फास्ट करो। और देखो अच्छे अगर क्वेश्चंस करना चाहते हो तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। सीधे सीधे अगर सिर्फ रिएक्शंस को एक याद रखोगे तो अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार पढ़ लेना है थ्रू आउट, एक बार पढ़ के समझ गए सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अभी करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है, कोई डाउट्स है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर आपका फिनोलिक ईथर है, क्या है, फिनोलिक ईथर, तो नेक्स्ट लिख लो फिनोलिक ईथर के लिए। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, फिनोलिक ईथर। चौथा या थर्ड ही है मुझे लग रहा है, क्योंकि सेकंड वाले में तो उन्होंने बेंजाइलिक और उसका एक ही साथ ले लिए थे ना। चलो अलग अलग कर लो, कोई इसी नहीं, ठीक है। फोर्थ हम लोग देख लेते हैं। तो फिनोलिक अगर ईथर है, किसके लिए, फिनोलिक ईथर के लिए, क्लियर है। तो इसमें लिख लो फिनोलिक पार्ट, फिनोलिक पार्ट, फिनोलिक पार्ट ऑलवेज फॉर्म फिनॉल। फिनोलिक पार्ट क्या होगा, हमेशा क्या फॉर्म करेगा, फिनॉल फॉर्म करेगा। देखो जैसे ये फिनोलिक ईथर है आपका, ये कौन सा ईथर है, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल फिनाइल ईथर या मिथॉक्सी बेंजीन भी हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, इसका IUPAC नेमिंग है, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका हम लोग को रिएक्शन कराना है किसके साथ,
किसके साथ कराना है हम लोग को? HI के साथ, H प्लस और I माइनस। अब ये लोन पेयर ऑक्सीजन डोनेट करेगा और किसके साथ जाके जुड़ जाएगा? H प्लस के साथ, और प्रोटोनेट हो जाएगा, ये I माइनस यहाँ से बाहर होगा। अब देखो ये प्रोटोनेटेड ईथर बना देगा, प्रोटोनेटेड ईथर, और ये CH3 हाइड्रोजन जुड़ गया। अब तुम लोग बताओ क्या यहाँ से ये लेके यहाँ से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बेंजीन बाहर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका एरोमेटिसिटी जो है उसका क्या हो जाएगा? एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाएगा। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर, इस बॉन्ड को तो तोड़ना क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। यानी हमेशा कौन बाहर होगा यहाँ से? आर्यन, ये CH3 बाहर होगा। कौन बाहर होगा? CH3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा। तो CH3 पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके साथ हमेशा कौन जुड़ेगा? I माइनस, और I माइनस जुड़ेगा, और ये जो फिनोलिक पार्ट है हमेशा क्या करेगा? फिनोल फॉर्म करेगा। और जो एल्काइल ग्रुप है आपका वो क्या बना लेगा? एल्कोहल फॉर्म कर लेगा। क्लियर है? नोट कर ले। तो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। हो गया विराज? आर्यन, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो नेक्स्ट है इफ एक्सेस ऑफ HX इज टेकन। अगर हम लोग एक्सेस में क्या ले लें? HI ले लें या HX ले लें। अगर हम लोग एक्सेस में क्या ले लें? HX ले लें। जैसे कोई हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इफ एक्सेस ऑफ HX इज टेकन। हाइड्रोजन हैलाइड जो है, अगर हम लोग इसे एक्सेस में ले लें फिर क्या होगा? क्लियर है? तो अगर हम लोग एक्सेस में ले लें यहाँ पे, तो कोई भी आपका ईथर है और इसका हम लोग रिएक्शन करा दे HI के साथ, और HI हम लोग किस में रख रहे हैं? एक्सेस में। मतलब जितना चाहे तुम यूज कर सकते हो, इसकी कोई कमी नहीं है, एक्सेस में। अब जैसे ही एक्सेस में हम लोग लेते हैं तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलता है, हेलो एल्केन इज़ द ओनली प्रोडक्ट। एल्कोहल बनेगा ही नहीं, एल्कोहल बनेगा ही नहीं। CH3 CH2I और प्लस हम लोग को मिल जाता है H2। क्या मिल जाता है? H2। देखो ये कैसे हुआ समझो, ठीक है। हम लोग ले रहे हैं क्या? एक्सेस में HI ले रहे हैं। इस ईथर का नाम क्या है? विराज, मिथॉक्सी ईथेन। और इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? HI के साथ। बताओ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? विराज। और यहाँ पर ले रहे हैं एक्सेस में HI ले रहे हैं। SN2 लोअर एल्काइल ग्रुप क्या करेगा? हमेशा हेलो एल्केन फॉर्म करेगा। यानी CH3 के साथ कौन जुड़ेगा? आर्यन, I, और ये क्या बना लेगा? एल्कोहल, CH3 CH2OH बना लेगा। अब आपके पास तो HI जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, जितना चाहिए यूज करो। अब ये जो एल्कोहल फॉर्म किया, ये फर्स्ट स्टेप में तो ये होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये जो एल्कोहल है फर्दर किसके साथ रिएक्ट कर लेगा? फर्दर ये रिएक्ट कर लेगा किसके साथ? HI के साथ। और बताओ एल्कोहल जब HI के साथ रिएक्ट करता है ये क्या होगा? ये प्रोटोनेट होके H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और यहाँ से H2O बाहर होगा, और ये OH के जगह कौन आके लग जाएगा? I, और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा? H2। तो देखो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? हेलो एल्केन और वाटर। तो इफ एक्सेस ऑफ HX इज टेकन, हेलो एल्केन्स इज द ओनली प्रोडक्ट। हेलो एल्केन्स इज द ओनली प्रोडक्ट। क्लियर है? याद रहेगा विराज। तो एल्कोहल फॉर्म नहीं कर लोगे गलती से, क्या फॉर्म्ड होगा? हेलो एल्केन। क्लियर है? नोट कर लो, जल्दी करें, फास्ट। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है? 3 बजे है ना, तो अभी तो 1 घंटे टाइम, 15 मिनट बुक लेने के लिए, फिर 45 मिनट बच रहे हैं तुम्हारे पास। ठीक है, जल्दी करें, फास्ट। 2:30 बजे तक? क्यों?
कहाँ जाते हो फिजिक्स पढ़ने? सर यही आता है, लेकिन सीट कहाँ पे? मार्केट में ही है। किसके पास? जय जय हिंद सर के पास जाते हो? तो उनका छोटा सा क्लासरूम है। हाँ सर, कभी तो सीट में जाते खड़ा रहना पड़ता है बहुत देर। लेकिन थोड़े से मतलब वो सिंपल आदमी मुझे नहीं लगते, वो कम्प्लेक्स टाइप के आदमी लगते हैं मुझे। सही पढ़ा। पढ़ाते अच्छा है, लेकिन मतलब जो थोड़ा सा ये नहीं होता है कि मतलब कंफ्यूज टाइप से रहते हैं वो, हाँ थोड़ा इस टाइप से नहीं है। मैं उनके मतलब मेरे से जान पहचान है उनकी पहले से भी, मतलब एक लगता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैथ भी तो पढ़ाते हैं वो। फ़ी कितना लेते हैं? फ़ी बड़ा महंगा लेते हैं। कितना फ़ी लिया फिजिक्स के लिए? 38,000 साल का, वही बताया ना, फ़ी बहुत ज़्यादा है। चलो अच्छा है, अच्छा बस रिजल्ट आए, क्या कहीं भी पढ़ो। जैन सर से? हाँ 9th 10th को ही पढ़ाते हैं सर। 7 से भी कोई टीचर रखे हैं क्या? खुद ही से। हेलो बच्चों, जय हिंद फंडा क्लियर में आपका स्वागत है। एक चैनल ही बनाया है उन्होंने, जय हिंद। उनकी बेटी पढ़ाती है हिस्ट्री, हाँ पॉलिटिकल साइंस और साइंस। दो बेटी है उनकी, दोनों बेटी वो पढ़ाती है। छोटी वाली के तो अभी स्टार्ट किया है, और एक और बायो की टीचर है। हो गई है, आसान है, कर सकते हो तुम लोग। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर एक्सेस में एच एक्स लेंगे तो हेलो एल्केन क्या होगा? इज़ द ओनली प्रोडक्ट। क्लियर है? अब देखो कुछ क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूँ, इसमें तुम लोग प्रोडक्ट फॉर्म करोगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे? प्रोडक्ट फॉर्म तुम लोग करोगे, कि क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है तुम लोग को, ठीक है। तो लिखते चलो, एग्जाम्पल नंबर 1 CH3OCH2 CH3। इसका हम लोग रिएक्शन करा दें HI के साथ, और सब में HI जो ले रहे हैं हम लोग किस में ले रहे हैं? एक्सेस में। पी प्रोडक्ट बनाते चलो तुम लोग। एग्जाम्पल 2 CH3 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 OCH3, और इसका रिएक्शन हम लोग करा दें किसके साथ? HI के साथ। यहाँ पे HI हम लोग किस में ले रहे हैं? एक्सेस में। देखो तुम लोग देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, मैक्सिमम टीचर जो है यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, वो सिर्फ ईथर का रिएक्शन HI के साथ बताया, एक प्रोडक्ट बना दिया, हो गया। लेकिन देखो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स तुम्हें जाननी पड़ेंगी। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम लोग अपियर होगे ना, JEE का या CUT पेपर दोगे, वहाँ पे फिर इन सारे कंसेप्ट की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया CH3। जय हिंद सर तो कंपटीशन नहीं पढ़ाते हैं सर, वो बोर्ड का ही पढ़ाते हैं। नहीं, वो उनसे कंपटीशन नहीं पढ़ाते, वो IIT JEE नीट के लिए नहीं पढ़ाते। नहीं वैसे नहीं जाते, बट वो इतना लेवल का करा देता है कि वो हाँ, लेकिन कंपटीशन नहीं पढ़ाते वो। उन्होंने कई बार, मैंने अपने बच्चों को लिए भी बोला कि सर फिजिक्स पढ़ा देंगे क्या, तो उन्होंने बिल्कुल मतलब बोला कि नहीं सर, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ाता ही नहीं। तो वैसे तो सिलेबस तो एग्जैक्टली सेम है, बस क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उन्हें पता, हाँ हाँ, बहुत मतलब हम मेरे से ये बोले कि क्योंकि 2-3 स्टूडेंट है मेरे पास नीट के, तो उनको फिजिक्स पढ़ना था, मैं उनके साथ ही पढ़ाता था। तो बोले कि सर मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाया नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को। होता है कोई नहीं पढ़ाता। हो गए दोस्त, अभी ज़्यादा ही नहीं हुआ, ये लॉकडाउन के बाद की बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये देखो, इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं है। जैसे जो कॉम्पिटिटिव नहीं पढ़ाया है ना, तो नहीं पढ़ाना चाहता है कोई वजह से। मैं ही अगर स्टार्टिंग से कॉम्पिटिटिव नहीं पढ़ाता, तो हम लोग IIT UT की प्रिपरेशंस किए हैं ना, तो हम लोग को आइडिया है। प्रॉपर उसके वैसे क्वेश्चन हाँ। बैंक वगैरह नहीं कराते ना, हाँ, ट्रिक्स जो होती है वो सब नहीं कराते, लेकिन वो इतना लेवल पे कराते सिलेबस तो सेम ही है ना। सर, वो क्वेश्चन भी लेवल के कराते हैं उसी लेवल। हाँ, सिलेबस सेम है एग्जैक्ट, मतलब दोनों का सिलेबस सेम ही है। एडवांस में थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराना है HI एक्सेस के साथ, HI एक्सेस के साथ, और ये लास्ट रिएक्शन है, इसका भी रिएक्शन तुम लोग कराना है। अब इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं? HI ले रहे हैं एक्सेस में, और यहाँ पे पी प्रोडक्ट। तो देखो एक एक करके मैं बताता हूँ, सब में समझोगे।
देखो यहाँ पे, तीनों में हेलोएल्केन ही बनेगा। अब देखो ऊपर वाले में अगर हम लोग देखें तो इसमें भी हेलोएल्केन एक CH3I प्लस CH3CH2I और प्लस क्या मिल जाएगा हम लोग को H2O। इसमें भी क्या मिलेगा CH3 और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा I और प्लस CH3I और प्लस क्या मिल जाएगा हम लोग को विराज H2O। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या होगा, जो बेंजाइलिक ग्रुप है क्या बनाएगा हेलोएल्केन और CH3 भी क्या बनाएगा हेलोएल्केन और साथ ही साथ क्या रिलीज होगा H2। लेकिन अगर फिनोलिक ईथर है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा अल्कोहल। ये फिनोलिक पार्ट जो है फिनोल ही फॉर्म्ड करेगा, इसमें तुम लोग फिनोल ही फॉर्म्ड करेगा, इसमें गलती से तुम लोग हेलोएरिन फॉर्म्ड नहीं कर दोगे। और CH3 के साथ क्या जुड़ेगा I। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर फिनोलिक ईथर है तो उसमें हेलोएल्केन ओनली प्रोडक्ट नहीं होगा, उसमें अल्कोहल और हेलोएल्केन दोनों ही फॉर्म होगा। क्लियर ना, ये चीज़ ध्यान रखना है विराज, ठीक है। जल्दी करें फास्ट। और देखो तुम लोग जितना मैं करा रहा हूँ अगर अच्छे से करोगे JEE या CUT आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तुम लोग देना चाहते हो और दोगे, उसमें तुम्हें खुद फील होगा कि क्या पढ़ा है हमने। तो डिफरेंसेस जो है ना वो पता चलेगा तुम लोग। अगर अच्छे से पढ़ोगे JEE में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। ये हो गया विराज, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम लोग 2 डिग्री की बात अभी तक नहीं की है, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप की बात हमने नहीं किया है। और लिख लो, इफ़ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी, इफ़ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी, अगर एल्काइल ग्रुप क्या हो सेकेंडरी हो तो प्रोडक्ट जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा सोलवेंट के ऊपर, कि सोलवेंट आप पोलर प्रोटिक ले रहे हैं या पोलर एप्रोटिक ले रहे हैं। क्या होता है पोलर प्रोटिक विराज, इसके पहले मैंने बताया था आप लोगों को जब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था SN1 और SN2 की, उसमें तुम लोग सोलवेंट पे चले जाओ। वेरी गुड, H2 पोलर प्रोटिक है, H2 क्या है पोलर। देखो कहीं भी हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है तो हमेशा ही वो सोलवेंट क्या होगा पोलर प्रोटिक। और सोलवेंट आपका पोलर है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे पोलर एप्रोटिक। तुम लोग जाओगे ना SN1 SN2 में, उसमें सोलवेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था उसमें ये बताया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज, इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप, इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी, तो कोई भी अगर एल्काइल ग्रुप क्या हो 2 डिग्री या सेकेंडरी हो तो प्रोडक्ट जो है किस पे डिपेंड करेगा सोलवेंट के ऊपर। देखो अगर आपका 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप कितना है 2 डिग्री है, तो इसमें जो प्रोडक्ट आपको बनाना है, देखो अगर पोलर सोलवेंट होगा लाइक H2O, ये सोलवेंट कैसा है पोलर प्रोटिक, कैसा है पोलर प्रोटिक। कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे पोलर प्रोटिक सोलवेंट, देख लो। और अगर सोलवेंट आपका पोलर एप्रोटिक है, सोलवेंट कैसा है पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, तो पोलर अगर प्रोटिक है तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है SN2, और पोलर एप्रोटिक है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा पोलर प्रोटिक में SN1 और पोलर एप्रोटिक में SN2। देखो वहाँ पे लिखवाया था तुम लोगों कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट ऑलवेज फेवर SN1। देखो तुम लोग जाके हेलोएल्केन हेलोरिन्स में देखोगे SN1 में सोलवेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट ऑलवेज फेवर SN1। देखो तुम लोग SN1 में जाओ, मैं दिखाता हूँ SN1 हेलोएल्केन हेलोरिन्स दिखाना विराज एक बार। SN1 में जब हम लोग कर रहे थे ना वहाँ बताया था रिएक्शन विद मेटल नहीं,
देखो यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ऑलवेज फेवर SN2 और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑलवेज फेवर SN1, याद रहेगा। ठीक है, तो एप्रोटिक जो सॉल्वेंट है SN2 और प्रोटिक जो सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक हमेशा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1। क्लियर है। और SN1 का रेट किस पे डिपेंड करता है विराज? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उस पर हमेशा कौन सब्सटीट्यूट होगा जाके? हैलोजन न्यूक्लियोफाइल। और SN2 में क्राउडिंग के ऊपर, जो लेस क्राउडेड होगा हमेशा ही क्या करेगा? हैलो एल्केन फॉर्म करेगा। कर पाओगे तुम लोग? ये हो जाएगा। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट रिएक्शन लिख लो तुम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। और ये तुम लोग का होमवर्क है, ये प्रोडक्ट बना के आओगे तुम लोग, दोनों ही प्रोडक्ट क्या बनेंगे ये होमवर्क है। पी प्रोडक्ट तुम लोग को बना के आना है यहाँ कि पी प्रोडक्ट क्या होगा ये बनाना है। ठीक है आर्यन? हाँ, C2H5 पोलर प्रोटिक है। C2H5OH जो है वो भी क्या है? पोलर प्रोटिक। देखो C2H5OH में तुम देखोगे आर्यन, C2H5OH इसमें भी हाइड्रोजन किसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ, यानी पोलर प्रोटिक हो जाएगा। कर क्या होगे? नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फिर एक दो क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन बहुत ही आसान है, देखो तुम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन इसके पहले भी तुम लोग को बताया था, लेकिन तुम लोग भूल जाते हो। देखो याद रखना है, इसके पहले भी हेलोरेंस या फिनोल जब हमने किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि फिनोल के अंदर देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, जाके देख सकते हो तुम लोग। ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन बताया था। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन हम लोग देख रहे हैं। अगर आपका एरोमेटिक ईथर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, तो कौन सा रिएक्शन देगा वो? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा कौन? अगर आपका एरोमेटिक ईथर होगा। सर जो ये फिनोलिक ईथर होता है, हाँ फिनोलिक ईथर, उसी को एरोमेटिक ईथर बोलते हैं। और बेंजाइलिक नहीं होता है, बेंजाइलिक हो आपका एरोमेटिक ईथर, उसको हम नहीं बोलते। ठीक है, डायरेक्टली नेचुरल। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन की बात करें, ये बेंजीन है। देखो बेंजीन के ऊपर कोई भी एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन के ऊपर कोई भी एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके पास अगर एक लोन पेयर अवेलेबल है, कम से कम एक अगर लोन पेयर अवेलेबल है, तो हमेशा ही ये जो ग्रुप है किसके तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। किसके तरह? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। देखो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, एक इस एल्काइल ग्रुप के साथ और एक बेंजीन के साथ। कितने लोन पेयर बचे इसके पास? 2 लोन पेयर बचे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बचे। और बेंजीन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा उस पर 2 लोन पेयर है, यानी किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। सेम केस आया था किसमें? फिनोल के अंदर। और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं? रिंग एक्टिवेटर। ये इलेक्ट्रोफाइल के सब्सटीट्यूशन के रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ आके सब्सटीट्यूट होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन होता है? ऑर्थो। ये कौन सा पोजीशन होता है? मेटा। और ये कौन सा पोजीशन होता है? पैरा। अब इलेक्ट्रोफाइल का जो सब्सटीट्यूशन होगा, यानी ये OR जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो जितने भी और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब ये तुम लोग देख सकते हो कैसे होते हैं, समझोगे। इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये लोन पेयर है। अब ये किसके तरह काम करेगा? OR जो ग्रुप है विराज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। बताओ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा? आर्यन। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इसके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। ये पाई पाई, अगेन ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकलाइज।
ये डबल बॉन्ड, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अगेन ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। बताओ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये लोन पेयर क्या कर देगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, डबल बॉन्ड। हाँ, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का क्या होता रहेगा, डिलोकलाइजेशन। अब देखो ये फिर से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये फिनोलिक ईथर हम लोग को फॉर्म्ड हो जाएगा, लेकिन रिंग में इस बार पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डिलोकलाइजेशन। और ये पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन जो होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ये किसके वजह से हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से। अब तुम लोग देखो इसका अगर RHS तुम लोग ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, RHS, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्केलेटन बना लेते हैं कार्बन का, और जहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हुआ है उसको हम लोग किससे दिखा लेते हैं विराज, डॉटेड लाइन से। यहाँ पे भी डॉटेड लाइन, और जहाँ पे चार्ज है उसको पार्शियल चार्ज, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो निगेटिव। तुम लोग देखो इस RHS में लिख लेना, पहले समझ लो Rn, इस RHS में तुम लोग देखोगे कि निगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूशन हम लोग कराएं तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ सब्सटीट्यूट होगा, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसलिए जो OR ग्रुप होता है वो क्या होता है, ऑर्थो पैराडाक्टिंग, और जितने भी ऑर्थो पैराडाक्टिंग होते हैं वो सारे क्या होता है, रिंग एक्टिवेटर, यानी इलेक्ट्रोफाइल के सब्सटीट्यूशन के रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्लियर है, नोट कर लो, तो इसे कैप्चर कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में लिख के आना है आर्यन, ये स्पेस छोड़ दोगे बिल्कुल इतना जितना इसको तुम लोग लिख पाओ। तो ये क्लियर हो गया ना कि OR जो ग्रुप है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यानी इलेक्ट्रोफाइल का जब भी सब्सटीट्यूशन होगा इस पर हमेशा कहाँ होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। क्यों कि OR ग्रुप इंक्रीजेज द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो पॉजिटिव पार्ट हमेशा वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, हो गया रे, आगे बढ़े। अब देखो एक ही साथ हम लोग सारे रिएक्शंस को कर लेते हैं। यहाँ पे इसे साफ करूँ, देखो एक ही साथ हम लोग रिएक्शंस को कर लेते हैं। क्या हो गया, थक गए हो क्या विराज? बस छोड़ ही रहा हूँ, 2 मिनट फिर तुम लोग फ्री हो जाओ। ये आपका क्या है, फिनोलिक ईथर है, और ये OR जो ग्रुप है क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। अब देखो एक एक करके यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग कराते हैं हेलोजेनेशन। क्या कराते हैं, हेलोजेनेशन। मान लो हम लोग क्लोरिनेशन ही करा दें, हेलोजेनेशन। अब बताओ हेलोजेनेशन हम लोग हमेशा किसके प्रेजेंस में कराते हैं, हेलोजेनेशन। तो हेलोजेनेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में, लिविस एसिड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, लिविस एसिड। तो यहाँ पे मान लो हम लोग Cl2 ले लें और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या ले लें, AlCl3। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह हमेशा कौन काम करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह Cl+ काम करता है, और Cl क्या हो जाएगा आके, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे आके क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग ही रिएक्शंस कर लो, चलो एक ही साथ कर लो। ठीक है, क्लियर है। और मेजर कौन होगा, हमेशा पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा। उसी तरह से अगर तुम लोग को नाइट्रेशन कराना है, क्या कराना है, नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रेशन अगर हम यहाँ से कराएं तो नाइट्रेशन में क्या होगा, कंसनट्रेटेड अगर HNO3 के साथ हम लोग रिएक्शन करा दें तो NO2 ग्रुप क्या हो जाएगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार कहाँ के जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। उसी तरह से हम लोग क्या करा दें, फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या करा दें, एल्काइलेशन, यानी कि RX और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लिविस एसिड के प्रेजेंस में। जैसे RCl हम लोग ले लें, क्या ले लें, RCl, और हमेशा किसके प्रेजेंस में, लिविस एसिड। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है, याद रखना है R+। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है,
NO2 प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, ठीक है, जो भी हेलोजन होगा। अब ये R प्लस कहाँ जुड़ेगा, ये दोनों नहीं, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार पैरा पोजीशन पे, एक ही साथ नहीं जोड़ना। एक बार ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार कहाँ जुड़ जाएगा, और पैरा वाला हमेशा क्या होगा, पैरा वाला हमेशा मेजर होगा, क्योंकि इसमें रिपल्सन क्या होता है, कम, और रिपल्सन कम की तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। ये दोनों ग्रुप दूर दूर है ना RN, तो इनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका क्या होगा, मेजर, ये आपका माइनर, ये मेजर, हाँ फिर ऑर्थो वाला, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ये आपका क्या होगा, माइनर। नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग देखें तो R ग्रुप कहाँ जाके जुड़ेगा, विराज, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। अच्छा, इसमें जब तुम लोग फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हो तो तुम्हें ध्यान रखना है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो क्या करोगे, रीअरेंजमेंट कराओगे। मतलब कार्बोकेटायन अपने आप को अगर रीअरेंज कर सकता है तो क्या करोगे, अरेंजमेंट कराओगे। वो मैं बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये एसाइल जो ग्रुप है, एसाइल हेलाइड हम लोग ले लें, और ये भी किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। तो होगा क्या कि ये जो एसाइल ग्रुप है किसके तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो एक बार ये कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार कहाँ जुड़ेगा, ये पैरा पोजीशन पे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्रुप है OR ग्रुप हमेशा क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं। क्लियर है। तो ये चारों आपको रिएक्शन याद रखना है। पहला क्या है, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप हमेशा ही कहाँ सब्सटीट्यूट होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसमें एल्काइल ग्रुप किसके तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। तो कुछ होमवर्क भी लिख लो तुम लोग, NCERT निकालो, कुछ दे देता हूँ क्वेश्चन, तुम लोग घर से करके आओगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन के अंदर ये हम लोग रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। बंद कर दो विराज।